हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सर सैयद अहमद खान को, जो 19th सेंचुरी के एक बहुत बड़े फिलोसोफर, राइटर और इस्लामिक रिफॉर्मर थे। इस्लामिक रिफॉर्मर इसलिए क्योंकि ये इस्लाम से जुड़े हुए दकियानूसी और अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। बेसिकली हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग के बारे में। और मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई इसे समझने से पहले सर सैयद अहमद खान कौन थे, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहानी शुरू होती है सर सैयद अहमद खान के जन्म के साथ। सर जी का जन्म हुआ 1817 में एट दिल्ली। दिल्ली उस समय मुगल एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। इनके फादर जो थे वो मुगल एम्परर अकबर शाह टू के पर्सनल एडवाइज़र हुआ करते थे। पर्सनल एडवाइज़र उस टाइम पे बहुत बड़ी पोजीशन थी। इतना ही नहीं, इनके जो दादा परदादा थे वो भी मुगल बादशाहों के दरबार में बड़े बड़े पदों पर रहे, जैसे वज़ीर, मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर टाइप। इसका मतलब ये कि सर जी जो है वो हमारे अमीर ही नहीं, बहुत ही पावरफुल परिवार से बिलोंग करते थे। ये पढ़ने लिखने में तो बहुत तेज़ थे ही, बिल्कुल स्कॉलर आदमी थे। रिलीजियस और मॉडर्न दोनों तरह की एजुकेशन इन्होंने ली। पढ़ाई लिखाई पूरी हुई तो मुगल बादशाह ने कहा कि शाबाश, कल से काम पे आ जाओ। लेकिन सर तो सर हैं, इन्होंने मुगल बादशाह के ऑफर को मना कर दिया, क्योंकि मुगलों के तो खुद के वांदे थे, उनकी तो खुद की नाव डूब रही थी। तो सर जी ने डूबती हुई कश्ती पर सवार होना ठीक नहीं समझा। इनको लगा कि यार अपन काम करेंगे तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, वहाँ के तो ठाठ ही कुछ और है। तो भाई ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना शुरू कर दिया और नौकरी इनको मिली क्लर्क की। एकदम जान लगा के काम किया वहाँ पर, लगातार प्रमोशंस मिलते रहे। इनकी खास बात यह भी है कि इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉयलिस्ट माना जाता था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वफादार थे ये इतने वफादार थे कि इनकी वफादारी की कस्में खाई जाती थी वहाँ पर। अब इसी बीच 1857 रिवोल्ट हो गया, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जैसे तैसे सप्रेस किया। अब इस समय तक हमारे सर जी जो हैं वो लगातार प्रमोशन लेते 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 बिजनौर कोर्ट में चीफ असिस्टेंट ऑफिसर बन चुके थे, मतलब बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए थे। 1857 रिवोल्ट में ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हुए पाए गए। इनफैक्ट 1859 में इन्होंने एक बुकलेट पब्लिश कर दी, असबाब है बगावत हिंद, द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, जिसमें इन्होंने 1857 रिवोल्ट क्यों हुआ इस पर एक डिटेल्ड रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। इसी बुकलेट में इन्होंने ब्रिटिशर्स को कुछ रिकमेंडेशंस भी पब्लिश कर दी, ताकि ऐसे रिवोल्ट्स को होने से रोका जा सके। ये रिसर्च पेपर लिखते समय ये थोड़े भावनाओं में बह गए थे। इन्होंने 1857 रिवोल्ट के लिए एक वर्ड यूज़ किया, वो था हरामजादगी। हरामजादगी, ऐसा वर्ड 1857 रिवोल्ट के लिए? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें तो मतलब होता है वायलेंट डीड। इसके अलावा ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी में भी बिलीव करते थे। हालांकि मुसलमानों की चिंता इनको थोड़ी ज़्यादा ही रहती थी। ये भाई मानते थे कि मुस्लिम सोसाइटी को अगर आगे बढ़ना है तो वेस्टर्न एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के थ्रू ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ साथ मुसलमानों को ये भी समझाते थे कि भैया, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट में अच्छी नौकरियां चाहते हैं तो यार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू करो, लॉयल बनो उसके। इसीलिए इन्होंने 1875 में मायो, MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज शुरू किया। इस कॉलेज की खास बात ये थी कि साउथ एशिया में ये पहली मोहम्मदन यूनिवर्सिटी थी। हालांकि आगे चल के बहुत बाद में 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा। तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। इसके एक साल के बाद यानी 1876 में ये ब्रिटिश सर्विसेज से रिटायर हो गए। अब रिटायरमेंट अच्छा खासा चल रहा था। इस बीच में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस इस्टेब्लिश हो गई। अपने सर जी को ये बात जची नहीं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरह से देखते थे, और इसीलिए कांग्रेस के बनने के बाद से ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर इनके विचार बदल गए। अब इन्होंने मुसलमानों को ये समझाना शुरू किया, मान लो देश आज़ाद हो जाता है, ब्रिटिशर्स तो चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि हिंदुओं की तो यहाँ पर मेजोरिटी है और मुसलमान है कम, तो कोई भी इलेक्शन होगा जीतेगा कौन? हिंदू ही जीतेगा ना। लॉज कौन बनाएगा? हिंदू बनाएगा। तो ऐसे में मुसलमानों के बारे में सोचने वाला है कोई? है कोई यहाँ पर? इन्होंने कहा कि देखें, बात समझें, सालों की सर्विस करके आया हूँ मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये जब तक है मुसलमान यहाँ पे सेफ है, इसीलिए हमें जो है हर हाल में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है, एकदम वफादार बन के रहना है हमें। तो ये थी सर सैयद अहमद की ब्रीफ बायोग्राफी। अभी रिसेंटली 17 अक्टूबर 2017 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद अहमद का 200वें जन्मदिन की वर्षगांठ मनाई गई थी।
ये बहुत ही धूमधाम से मनाई गई थी और हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इस आयोजन के चीफ गेस्ट भी थे। वैसे मार्च 1898 में 80 साल की उम्र में सर जी का देहांत हो गया, लेकिन इनके दिखाए हुए रास्ते पर मुस्लिम कम्युनलिस्ट जैसे इकबाल और जिन्ना आए फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि सर सैयद अहमद ने मुस्लिम कम्युनलिज्म के बीज बो दिए थे, मतलब मुसलमानों के मन में ये बात बैठा दी थी कि उनका फ़ायदा हिंदुओं के साथ मिलकर रहने में नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ खड़े होने में है। इसके अलावा हमने 1905 बंगाल पार्टीशन के ऊपर जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने देखा था कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक्चुअली अनडिवाइडेड बंगाल जो था वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया था, जिसमें मुस्लिम माइनॉरिटी में तो थे ही, साथ ही साथ ज़्यादातर मुसलमान पीजेंट्स या फिर फार्मर्स थे, यानी कि हाल एकदम बेकार था और एकदम दबे कुचले थे। ऐसे में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी ईस्टर्न पार्ट जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बना और वेस्टर्न पार्ट जो बना हिंदू मेजॉरिटी एरिया, तो इससे मुस्लिम्स काफ़ी खुश थे। उन्हें लगा कि अब एक नए स्टेट में वो एक मेजॉरिटी हैं और इससे पॉलिटिकल इश्यूज़ में उनकी बात सुनी जाएगी, और इसीलिए उन्हें लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके भले के लिए काम कर रही है। और सर सैयद अहमद भी तो यही समझाते थे। जहाँ एक तरफ मुस्लिम्स बंगाल पार्टीशन को लेकर खुश थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनलिस्ट और हिंदूज़ बंगाल पार्टीशन का अपोज कर रहे थे। तो यहाँ पर मुसलमानों को ये लगने लगा हमारे सर सैयद तो सही कहते थे, ये ब्रिटिशर्स हमारे अपने हैं, हिंदुओं पर तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, इनसे तो हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। अरे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, एक और स्टेट्स बन गया जिससे मुसलमानों को थोड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ गया, इतना हंगामा मचाने की क्या ज़रूरत है। तो मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि देखो भैया, सर सैयद तो अब हमारे बीच रहे नहीं, उनकी कही एक एक बात सच साबित हो रही है। अब समय है कि हम उनकी बातों को पढ़ें, देखें उन्होंने और क्या क्या चीज़ें कही थी। तो उन्होंने देखना शुरू किया कि सर सैयद और क्या क्या कहते थे। तो पता चला सर जी तो कांग्रेस को एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन भी कहते थे। मुस्लिम लीडर्स को लगा कि अगर ये बात भी सही है तो क्यों ना हम भी मिलकर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बना लें। तो डिसाइड हुआ कि आने वाली मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में इस पर डिस्कशन करेंगे। तो 30 दिसंबर 1906 में ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई। ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये भी सर सैयद अहमद ने ही शुरू की थी 1886 में। लेकिन सर जी ने कहा था कि कॉन्फ्रेंस में बाकी सब चलेगा, हर तरह के टॉपिक डिस्कस किए जा सकते हैं पॉलिटिक्स को छोड़कर। लेकिन अब सर जी तो रहे नहीं और देश में माहौल गर्म था बंगाल पार्टीशन को लेकर। तो 1906 दिसंबर में इस कॉन्फ्रेंस में 3000 डेलीगेट्स पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई पहले तो ये पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर जो ये बैन लगा रखा है इसे हटाओ, पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होनी चाहिए। अब जब टॉपिक डिस्कस हुआ तो लोगों ने ये भी कहा कि भाई देखो, हिंदुओं की बात करने के लिए कांग्रेस है, हमें भी एक ऑर्गेनाइजेशन बना के दे दो जो मुस्लिम्स की बात करे। तो इस कॉन्फ्रेंस में एक मोशन पास हुआ कि एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, बट नाम क्या होगा ये सोचना था। इस पर ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर ने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये नाम कैसे रहेगा। भाई सुबहान अल्लाह, वाह मज़ा आ गया। तो ये नाम सबको पसंद आ गया और नाम फाइनल कर दिया गया। मुस्लिम लीग के फाउंडर मेंबर्स हैं हमारे ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह, विकारुल मुल्क सैयद आमिर अली और खान बहादुर गुलाम। और इसके अलावा मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट थे सर सुल्तान मोहम्मद शाह, दैट इज़ आगा खान 3। मुस्लिम लीग का बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों के राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा करना। और वो कैसे होगी, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मोहम्मद अली जिन्ना की, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग की डिटेल्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स को हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं। और जिस तरह हमने बाकी चार्टर एक्ट्स और इंडियन काउंसिल एक्ट्स को समझा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को भी हम 6 मेन हेडिंग से समझेंगे। बैकग्राउंड, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और लास्ट में हम इस एक्ट का असेसमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास हुआ था तो उसके पास होने के पहले के कुछ सालों में कौन कौन सी मेजर घटनाएं हुई थी, क्योंकि उन घटनाओं का प्रभाव इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पर ज़रूर पड़ा होगा।
और इस तरह हम उन घटनाओं और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के प्रोविजंस को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1906 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से जस्ट 3 साल पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई। पहली ये कि ब्रिटेन में लिबरल पार्टी पावर में आ गई थी और इसी साल इंडिया में मुस्लिम लीग भी फॉर्म हुई थी। लिबरल पार्टी के पावर में आने से अब ये माना जा रहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम दे सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट्स। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लीडर्स मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोग रहते हैं और इन 10 लोगों में 6 मुस्लिम हैं और बाकी के 4 दूसरी कम्युनिटीज़ से हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के केस में सिर्फ मुस्लिम्स ही चुनाव में खड़े हो पाएंगे और वोटिंग का अधिकार भी उस चुनावी क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम्स को होगा, जबकि जबकि बाकी कम्युनिटीज़ जो उस एरिया में रह रहे हैं वो ना तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं और ना ही वोट डाल सकते हैं। तो मुस्लिम लीग की 2 मेजर डिमांड्स थी, उनमें से सेपरेट इलेक्टोरेट एक थी। दूसरी डिमांड इनकी ये थी कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 इंडियंस को अलाउ किया जाना चाहिए, एक मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा किसी दूसरी कम्युनिटी से हो सकता है। तो ये था बैकग्राउंड। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में था। तो इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल अभी भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ही हाथ में था, जो कि ब्रिटेन में रहते हुए वाइसरॉय की मदद से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहा था। यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुए थे। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में कोई चेंजेस हुए थे कि नहीं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के ही समय से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या को 6 कर दिया गया था। सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज भी दे दिए गए थे और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में ही पहली बार ऑर्डिनेंसेस इशू करने की पावर भी दी गई थी और ये पावर वाइसरॉय को दी गई थी ताकि वो अर्जेंट मैटर्स पर टेम्परेरी लॉज बना सके जो कि 6 महीने तक वैलिड भी रहते थे। उसके बाद हमने देखा था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए थे। तो क्या मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स में भी कोई चेंजेस नहीं हुए थे? नहीं, मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में यहाँ पर बहुत बड़ा चेंज हुआ और वो चेंज ये था कि अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर इंडियन हो सकता है। और पहले इंडियन जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए वो थे सत्येंद्र सिन्हा। ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे। ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बट मुस्लिम लीग इससे नाराज़ थी क्योंकि उन्होंने मांग की थी 2 इंडियन मेंबर्स की, जिसमें उनकी डिमांड थी कि एटलीस्ट एक मुस्लिम हो और दूसरा किसी दूसरी कम्युनिटी से। इसीलिए मुस्लिम लीग तो नाराज़ हो गई। हालांकि सत्येंद्र सिन्हा के बाद जो नेक्स्ट लॉ मेंबर बने वो मुस्लिम थे। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का क्या हाल था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। बट उससे पहले हमें देखना होगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या स्थिति थी, वो समझते हैं ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। देखो, हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में एक तो वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, उसके अलावा एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे जिनकी संख्या कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकती थी। हालांकि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आते ही एडिशनल मेंबर्स को मैक्सिमम लिमिट यानी 16 पर ही रखा गया था, जिसमें 6 ऑफिशियल्स होते थे और 10 नॉन ऑफिशियल्स। ऑफिशियल मेंबर्स मतलब वो मेंबर्स जो ब्रिटिश सरकार में सिविल या फिर मिलिट्री सर्विसेज में काम कर रहे होते थे और नॉन ऑफिशियल्स 3 जगहों से लिए जाते थे। 5 को वाइसरॉय नॉमिनेट करता था और 4 आते थे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और नॉर्थ वेस्ट की प्रोविंशियल असेंबलीज से और एक नॉमिनेट होता था कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। और हाँ, ये 6 ऑफिशियल्स भी वाइसरॉय ही नॉमिनेट करता था। यानी कुल मिलाकर 6 और 5 यानी 11 एडिशनल मेंबर्स को वाइसरॉय ही नॉमिनेट करता था। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा चेंजेस क्या क्या हुए। तो एडिशनल मेंबर्स की संख्या अब 16 से 60 कर दी गई थी, मतलब मिनिमम 16 और मैक्सिमम 60। हालांकि यहाँ पर भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आते ही शुरुआत से एडिशनल मेंबर्स की संख्या 60 ही थी, जिनमें ऑफिशियल्स 28 हो गए थे जिन्हें वाइसरॉय नॉमिनेट करता था और नॉन ऑफिशियल्स में अभी भी 5 मेंबर्स को वाइसरॉय द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता था। और कहा गया कि बाकी के जो मेंबर्स हैं जो प्रोविंशियल असेंबलीज या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर आते हैं, ये नॉमिनेट होकर नहीं बल्कि इलेक्ट होकर आएंगे, यानी काइंड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रोविंशियल असेंबलीज में यूनिवर्सिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़ एट्सेट्रा से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इलेक्ट होकर आ रहे थे
और वो लोग नॉमिनेट करते थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के इन मेंबर्स को। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हुआ और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या को भी बढ़ाया गया। अब संख्या कर दी गई थी 32। पहले क्या होता था, सिर्फ कैलकाटा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबर चुन के आते थे, अब बॉम्बे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी आएंगे। तो यहाँ पर संख्या 1 से बढ़कर 2 हो गई। इसके अलावा प्रोविंशियल असेंबलीज से अब 4 नहीं बल्कि 12 मेंबर्स चुनकर आएंगे। एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज भी बढ़ा दी गई थी, वो हम प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाले पॉइंट में देख लेंगे। तो ये 12, 2 और 5 नॉमिनेटेड, बाकी के लोग स्पेशल इलेक्टोरेट से चुनकर आएंगे जिनकी संख्या होगी 13। तो आप देखो 28 ऑफिशियल और 32 नॉन ऑफिशियल, ये हो गए कुल मिला के 60 एडिशनल मेंबर्स। अब बात करते हैं इस स्पेशल इलेक्टोरेट की। यहाँ पर कहा गया कि इसमें 2 बिजनेसमैन चुनकर आएंगे, 5 मुस्लिम कैंडिडेट होंगे और 6 ज़मींदार। और ये जो 5 मुस्लिम्स हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट से चुनकर आएंगे, यानी मुस्लिम लीग की ये डिमांड मान ली गई। और इस तरह कहा जा सकता है कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म ने इंडिया में पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस डेटा को हम कुछ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ऑफिशियल्स कितने हैं? 28। और नॉन ऑफिशियल्स कितने हैं? 32। तो मेजोरिटी किसकी हुई? नॉन ऑफिशियल्स की। बट हमने 1892 एक्ट में देखा था कि ऑफिशियल्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को भी जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अभी भी ऑफिशियल्स की ही मेजोरिटी मानी गई। अब इसी डेटा को एक और एंगल से देखते हैं। एडिशनल मेंबर्स में नॉमिनेटेड कितने हैं? 28 और 5 यानी 33। और इलेक्टेड कितने हैं? 32 - 5 यानी 27। यानी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड से कम हैं। और हाँ, ये याद रखना कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन भी अलाउड था। अब एक बार देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर के फंक्शन से रिलेटेड कोई चेंजेस हुए कि नहीं। वापस से पहले देखना पड़ेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या स्थिति थी। हमने देखा था कि फाइनेंस से रिलेटेड डिस्कशंस तो अलाउड थे, बट फाइनेंस बिल पर वोटिंग अलाउड नहीं थी। और एडिशनल मेंबर्स को 6 दिन का नोटिस देने के बाद काउंसिल मेंबर्स से क्वेश्चन पूछना अलाउड था, बट काउंटर क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। अब देखते हैं कि मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस हुआ। तो अब जो है फाइनेंस बिल पर डिस्कशन के साथ साथ वोटिंग भी अलाउड कर दी गई और एडिशनल मेंबर्स क्वेश्चन के साथ साथ अब एग्जीक्यूटिव से साथ ही साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। तो ये तो हुए सेंट्रल लेजिस्लेचर से रिलेटेड चेंजेस। अब देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के चेंजेस। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अब 7 जगह पे बना दी गई थी। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब, बर्मा और असम। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और यूनाइटेड प्रोविंसेस में एडिशनल मेंबर्स 50 कर दिए गए थे और पंजाब, बर्मा और आसाम में 30। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि नॉन ऑफिशियल्स की संख्या जो है वो ऑफिशियल से ज़्यादा हो सकती है, जबकि हमने देखा था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में ये अलाउड नहीं था। और एडिशनल मेंबर्स आपको पता ही है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में यूनिवर्सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ज़मींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एटसेट्रा यानी डिफरेंट जगह से चुनकर आते थे। तो अब हम फाइनली इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के इम्पैक्ट्स को देखते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी देखा कि इस एक्ट ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से इंडिया में हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में एक दूरी सी बननी शुरू हो गई थी और इसी वजह से कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। हालांकि मुस्लिम लीग इसका स्वागत कर रही थी क्योंकि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। और नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल दोनों ही लेवल्स पर इंडिया के पार्टिसिपेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, जो कि एक अच्छी बात थी। साथ ही साथ जो इलेक्टेड इंडियंस थे उनको लेजिस्लेचर में काफ़ी सारी पावर्स दी गई थी। वे अब रेजोल्यूशंस मूव कर सकते थे, डिफरेंट बिल्स को एलेबोरेटली डिस्कस कर पा रहे थे। बिल्स के अप्रूवल में उनका अच्छा खासा योगदान रहा। बट प्रॉब्लम ये थी कि ये इलेक्टेड लोग जनता द्वारा इलेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि वोटिंग की पावर्स तो बहुत ही कम लोगों के पास थी। इनफैक्ट सिर्फ वही लोग वोट डाल पा रहे थे जिनके पास एक बहुत सारी प्रॉपर्टी हो, जो जिनका एक लेवल ऑफ एजुकेशन हो, यानी बहुत ही चुने गिने लोग। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चुने हुए इलेक्टेड लोग थे ये सिर्फ बहुत ही कम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आम जनता से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। तो इस तरह हमने सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया।